जय हिंद जवानों, क्या हालचाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में हम बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या होगा? भूगोल ही पढ़ेंगे अपन तो। पर खुशखबरी ये है, आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होती है आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए। आज से अपन विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंदर जो 2 4 5 6 टॉपिक हैं उनको जैसे अपन ने भारत का भूगोल पढ़ा वैसे ही अपन आराम आराम से अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को मिस मत करना, एंड तक देखना, पेन और पेपर साथ लेकर बैठना। जो जो बातें आपको बताई जाएं, आपको लगे कि हाँ भाई साहब एग्जाम ओरिएंटेड कोई काम की बात बता रहे हैं, तो उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है। जैसे ही अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी वाला पोर्शन पूरा होता है, उसके बाद अपन स्टैटिक जीके आर्मी के लिए शुरू कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है मेरे भाई। चलो जी, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? तो अपन आज से तो शुरू कर रहे हैं सर, अपन विश्व का भूगोल। क्या शुरू कर रहे हैं? विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। अपन ब्रह्मांड के बारे में और सौर मंडल के बारे में, हमारा जो सौर परिवार है उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ब्रह्मांड आया कहां से। ब्रह्मांड आया कहां से, कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, अपन ब्रह्मांड किसे कहते हैं उसके बारे में अपन जानेंगे पहले तो। फिर उसके बाद अपन देखेंगे सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल के बारे में जो बातें हैं, जो ग्रह उपग्रह जो भी चीजें आती है उन सभी को अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अपन पृथ्वी के अंदर ही नहीं, पृथ्वी के बाहर की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। आज की कक्षा में, आने वाली 1 2 कक्षाओं में अपन पृथ्वी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे पृथ्वी से बाहर की बातें, ताकि पता तो लगे पृथ्वी के बाहर ऐसा क्या है जो अपने को पढ़ने के लिए मजबूर हो गए अपन उस चीज को, है ना। तो बस वही चीजों पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रह्मांड की। जो आप अंतरिक्ष अंतरिक्ष नाम सुनते रहते हो ना रोज रोज दैनिक जीवन के अंदर, तो वही अपना ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब बताओ ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो सुनना, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। कब की बात बता रहा हूँ? आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। कुछ किताबें इसको 13.8 अरब वर्ष भी कहती है, तो दोनों ध्यान रखना ना। 13.7 और 13.8 अरब वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। ये जो अपना ब्रह्मांड जो अपन वर्तमान में देख रहे हैं, जो वर्तमान स्वरूप है ब्रह्मांड का, वो नहीं था। नहीं था तो फिर कैसा था? जो अपना संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक बिंदु के अंदर, एक छोटे से बिंदु के अंदर क्या था? समाहित था। फिर क्या हुआ, एक बार उसके अंदर संकुचन हुआ, दबाव बढ़ा, ताप बढ़ा और एक खतरनाक विस्फोट होता है। उस विस्फोट को अपन कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। क्या कहते हैं अपन उसको? महाविस्फोट सिद्धांत। हमने कहा उसे महाविस्फोट सिद्धांत। सर समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आता ये नाम तो आपने सुना ही होगा ना, बिग बैंग थ्योरी। सुना है ना बिग बैंग थ्योरी? कब हुई थी? आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक छोटे से बिंदु में महाविस्फोट होता है और उस महाविस्फोट के साथ ही अपना ब्रह्मांड विस्तारित होता है, उसका विस्तार प्रारंभ हो जाता है, ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। चलो जी, ये सिद्धांत दिया किसने था सर जी? तो ये सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेत्रे नाम के विद्वान ने। कौन था? ये चर्च में पादरी थे, है ना। लेमेत्रे के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ये बात ध्यान रखनी है। अब ब्रह्मांड कितना विस्तारित है सुनना। जो अपना ब्रह्मांड है ना, ये आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है। किन से मिलकर बना हुआ है? आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है। अब आकाश गंगा, जो एक आकाश गंगा है, उस एक आकाश गंगा में सैकड़ों करोड़ों क्या होते हैं? तारे होते हैं। क्या होते हैं? सैकड़ों तारे मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब सुनना मजे वाली बात, लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं। कितनी आकाश गंगाएं?
100 अरब आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अब आप देख लो ब्रह्मांड की विशालता कितनी है। भाई एक आकाश गंगा का निर्माण सैकड़ों तारों से मिलकर हो रहा है और अपने ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं विद्यमान है। तो अब आप देख सकते हो ब्रह्मांड कितना विस्तारित है, कितना विशाल है। विद्वान तो ऐसे भी कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है, मगर अपने थोड़ी ना देखने गए थे। हो रहा है तो मान लेंगे भाई, हाँ हो रहा है बस, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब अपना जो है, अपन भी तो किसी न किसी आकाश गंगा में होंगे। भाई सूर्य आपने पढ़ा है, सूर्य क्या है सर? एक तारा है सूर्य। अब सैकड़ों तारों से एक आकाश गंगा बनी है, तो कहीं ना कहीं अपना वाला तारा जो सूर्य है वो भी तो किसी न किसी आकाश गंगा में होगा। जी सर, होना तो चाहिए। तो जिस आकाश गंगा के अंदर अपना सूर्य है, सूर्य जैसे मान लो ये अपनी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में यहाँ पे अपना सूर्य सूर्य भाई साहब है, सूरज भाई साहब है, सन जी है, ठीक है। इस आकाश गंगा का क्या नाम है? तो आकाश गंगा का नाम ध्यान रखना मंदाकिनी। प्रश्न आएगा हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो ध्यान रखना मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में हमारा सूर्य स्थित है। इतनी बात ध्यान रह जाएगी। अगर इसका अन्य नाम पूछ ले मंदाकिनी का, तो मंदाकिनी का अन्य नाम है, इसे मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। एक इसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं, दुग्ध मेखला के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे मंदाकिनी का आकार पूछ ले, भाई मंदाकिनी का आकार बताओ, तो मंदाकिनी का आकार अगर पूछ ले आपसे, तो आकार में आपको बताना है कि भाई साहब इसका आकार जो है सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। ये देखो सर्पिल बना रखा है मैंने। तो ऐसे अपनी आकाश गंगाएं हैं बहुत सारे अपने ब्रह्मांड के अंदर। लगभग कितनी है? तो बताना है 100 अरब आकाश गंगाएं अपने ब्रह्मांड में विद्यमान है, ठीक है। इसके साथ ही आपसे क्या प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर? आपसे प्रश्न पूछेगा कि मंदाकिनी के पास वाली आकाश गंगा क्या नाम है? क्या पूछेगा आपसे? जैसे ये अपनी मंदाकिनी है ना, इसके पास में कौन सी आकाश गंगा है? जैसे इसके पास में ये वाली आकाश गंगा बनी हुई है, इस वाली आकाश गंगा का नाम बताओ। तो इस वाली आकाश गंगा का नाम बताना है आपको देवयानी आकाश गंगा। कौन सी आकाश गंगा? देवयानी आकाश गंगा या एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा इस आकाश गंगा का नाम है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, रह जाएगी याद, ठीक है सर। अब जो हमारा सूर्य जो है, सूर्य भाई साहब जो है वो आकाश गंगा के केंद्र में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? केंद्र में नहीं है। वो आकाश गंगा का जैसे सपोज ये इसका सेंटर है, आकाश गंगा का ये क्या है? सेंटर है, केंद्र है। इस सेंटर से लगभग 27,000, ध्यान रखना 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। 27,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारा सूर्य स्थित है केंद्र से। किसके केंद्र से? मंदाकिनी के केंद्र से 27,000 प्रकाश वर्ष अपना सूर्य स्थित है, यानी कि किनारे पे स्थित है, ये मान के चलो अपने तो, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है? अब जो ये प्रकाश वर्ष आया है ये समय का मापक नहीं है, ये मत ध्यान रखना। अगर वर्ष देख के आप कहो कि ये तो कि समय का मापक है, ये समय का मापक नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूं प्रकाश वर्ष, यहां मैंने लिखा प्रकाश वर्ष, ये समय का मापक नहीं है। ये क्या है? खगोलीय दूरी का मापक है। खगोलीय दूरी का क्या है? मापक है या फिर मात्रक है। कैसे है सर? जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा ना, उसे अपन क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। परिभाषा अगर आपसे पूछ लूं मैं, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे लिखूं मैं, हाँ, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर है? एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष तो वो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष
9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर है। ये ध्यान रखना। ये तो बात हो गई किलोमीटर की। अगर आपसे यही मान मीटर में पूछ ले तो आपको बताना है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं आएगा, सॉरी, मीटर। ठीक है, अगर यही चीज आपसे मीटर में पूछ ले तो एक प्रकाश वर्ष का मान किलोमीटर में बताओ तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर वही मान आपसे मीटर में पूछ ले तो आपको बताना है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, ये अपने किसका है? खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक मात्रक और आता है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, जिसे बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं? पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। प्रश्न पूछ ले आपसे खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है तो बताना है पारसेक। ठीक है, पारसेक क्या है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक पारसेक में कितनी दूरी आती है एक बार अपन मान के चले तो एक पारसेक में आपको ध्यान रखना है 3.7 प्रकाश वर्ष, इतनी दूरी इसके अंदर आती है। ठीक है, अंतरिक्ष के अंदर अपन जिन भी चीजों को मापने का प्रयास करें वो सभी अपन लाइट ईयर में मापेंगे, प्रकाश वर्ष में मापेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या देखा अपन ने? ब्रह्मांड के बारे में। निर्माण कब हुआ? आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ अंतरिक्ष के अंदर, और जो अपना बिंदु के रूप में समाहित जो ब्रह्मांड था वो हो गया विस्फोट। विस्फोट के साथ क्या हुआ? अपने ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और कहते हैं आज भी इसका विस्तार बढ़ रहा है। उसको उस सिद्धांत को बताने वाले कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे। और उस सिद्धांत को नाम क्या दिया गया? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ये बात ध्यान रखनी है। अपन कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं, या फिर अपन ये कहें ब्रह्मांड का निर्माण किनसे हुआ है? बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर हुआ है। लगभग हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं विद्यमान है एट प्रेजेंट। ठीक है, आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ है? आकाश गंगा का निर्माण सैकड़ों तारों से मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। अपने अंतरिक्ष में कितनी आकाश गंगाएं हैं एट प्रेजेंट? 100 अरब के आसपास आकाश गंगाएं हैं। अपनी कौन सी आकाश गंगा है? अपने वाली आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी को मिल्की वे कहते हैं, या फिर इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। आकार की मैं बात करूं तो इसका आकार क्या है? सर्पिलाकार है। अपने नजदीक कौन सी आकाश गंगा है? तो यहाँ याद रखना देवयानी, एंड्रोमेडा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रकाश वर्ष यानी कि जो हमारा सूर्य है मंदाकिनी के केंद्र से कितना दूर है? 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है केंद्र से। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष सर खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, जिसके अंदर मान की अगर मैं बात करूं तो अगर किलोमीटर में मान पूछ ले 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर यही चीज मीटर में पूछ ले आपसे तो क्या बताना है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछ ले आपसे तो आपको बताना है पारसेक खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक का मान होता है 3.7 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? समय का मापक नहीं है, दूरी का मापक है। अंतरिक्ष में अपन जिन भी चीजों को मापने का प्रयास करेंगे वो सारी किसमें मापेंगे सर? हम मापने वाले हैं प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इतनी बात क्लियर हो गई तो भाई साहब गढ़ जीत लिया आपने। तो क्या कर लिया आपने? गढ़ जीत लिया। आगे देखते हैं। इतनी बात आई समझ में? जी छल आ गई बात समझ। अब इतनी बात समझ में आ गई तो भाई साहब क्या जीत लिया हमने? गढ़ जीत लिया। जी सर जीत लिया हमने, गढ़ जीत लिया। ठीक है, अब आगे देखो, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं अपन। चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऐसे पढ़े जाओ, बस पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। हाँ देखो, अभी अपन बात कर रहे थे किसकी? आकाशगंगा की। हमारी आकाशगंगा कौन सी है सर? हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा है। मंदाकिनी का अन्य नाम क्या है? मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है। आकार कैसा है सर? सर्पिलाकार है। अब इस प्रश्न आया वो दिमाग में, भाई सबसे पहले पता किसने लगाया कि हम मंदाकिनी में रहते? हमारी आकाशगंगा ऐसी है। तो ध्यान रखना उस विद्वान का नाम। सबसे पहले मंदाकिनी को देखने वाले विद्वान थे गैलीलियो गैलीली। कौन थे? गैलीलियो गैलीली। इन्होंने सबसे पहले आकाशगंगा को देखा था। ये बात आपको ध्यान रखनी। इतनी बात ध्यान रह जाएगी? जी सर रह जाएगी।
ये तो अपन ने बात कर ली किसके बारे में, अपने ब्रह्मांड के बारे में। अब थोड़ी सी चर्चा अपन किसके बारे में करते हैं, हमारे सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में करते हैं, सौर मंडल के बारे में। अब सौर मंडल में क्या होता है, सुनना ध्यान से। सौर मंडल के अंदर एक तो अपना सूर्य आएगा, आएगा नहीं आएगा, सूर्य के साथ अन्य ग्रह आ जाएंगे, जो कि हमारे कितने हैं, 8 है सर जी। उसके साथ बोने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, कौन सा ग्रह, बोना ग्रह, ठीक है, बोना ग्रह, क्षुद्र ग्रह, और भी कोई चीज है वो हमारे सौरमंडल के अंदर आती है। यानी कि सौरमंडल का निर्माण किन किन से हुआ है, सूर्य है ना, सूर्य, सुनना परिभाषा, सूर्य और इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो भी पिंड हो गए, जो भी आकाशीय पिंड हो गए, जैसे उसमें ग्रह आ जाए, बोना ग्रह आ जाए, क्षुद्र ग्रह आ जाए, या फिर अन्य कोई पिंड आ जाए, ठीक है, या कोई पुच्छल तारा आ जाए, ठीक है, उन सभी को अपन किस में काउंट करेंगे, सौर मंडल में काउंट करने वाला है। ये बात ध्यान रखना। सौर मंडल की खोज किसने की, ध्यान रखना, इसकी खोज किसने की, खोज करने वाले थे निकोलस कोपरनिकस। कौन थे, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज की गई। ये बात आपको ध्यान रखनी। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। क्या दिया था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में क्या होता है छल जी, तो इस सिद्धांत में ध्यान रखना, ये सिद्धांत ये कहता है कि हमारा सूर्य तो क्या है, स्थिर है, और बाकी अन्य पिंड है वो इसके चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है क्लाडियस टोल्मी। क्या क्या नाम है उनका, क्लाडियस, यहां लिखता हूं मैं, क्लाडियस टोल्मी। इन्होंने सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत दिया, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या करता है सर, तो ये सिद्धांत ध्यान रखना, ये सिद्धांत ये कहता है कि हमारी पृथ्वी तो क्या है, स्थिर है, और बाकी अन्य पिंड इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने ये सिद्धांत कहा था, ठीक है। दोनों के बारे में ध्यान रखना। निकोलस कोपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सौर मंडल की खोज किसने की, तो निकोलस कोपरनिकस ने की। पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, क्लाडियस टोल्मी ने दिया था, ठीक है। ये सिद्धांत क्या कहता है, पृथ्वी तो क्या है, स्थिर है, बाकी अन्य पिंड इसके चारों ओर राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद एक विद्वान और आता है जिनका नाम है केपलर। क्या नाम है, केपलर। केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। भाई ग्रह गति कर रहे हैं, ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर जी ने, ठीक है, नियम। इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, अपने सूरज भाई साहब के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सूर्य अपना क्या है, अभी मैंने बताया सर, सूर्य तो हमारा स्टार है, तारा है, ठीक है, ये हमारा तारा है, ये ध्यान रखना, सौर मंडल का मुखिया है। अब इसके समीप, यानी कि इसके पास कोई तारा है या नहीं है, भाई इसके पास मतलब इसके समीप कोई तारा है कि नहीं है। जैसे अपना घर है, अपने पास पड़ोसी का घर होता है कि नहीं। आप आपसे पूछ ले तुम्हारा पड़ोसी कौन है, आप बताओगे रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, जो भी है तुम्हारा पड़ोसी है, ठीक है। वैसे ही अगर पूछ ले सूरज भाई साहब एक तारा है, और इस तारे का कोई पड़ोसी तारा है, जी सर है, क्या नाम है, तो नाम बताओ उसका, तो नाम बताना आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बताना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौर मंडल का क्या है, नजदीकी तारा है। अब इतना भी पास में नहीं है कि दोनों भाई साहब चिपक की जाए, ये लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है, 4.37 प्रकाश वर्ष दूर हमारा एक दूसरा तारा स्थित है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। सूरज अपने पास अपना ही है और किसी का नहीं है। सूर्य के जैसे सैकड़ों तारे अपने ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में नहीं, एक आकाश गंगा में है, एक आकाश गंगा के अंदर सैकड़ों तारे अपने देखे थे, बस अपने वाले तारे का क्या नाम है, सूर्य। अपन ने इसका नामकरण कर रखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर थोड़ी सी मैं अब हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूं अपने
सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सर ग्रहों की संख्या 8 है, पहले 9 थी, फिर प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा दे दी गया और इसको ग्रह की मान्यता से हटा दिया गया 2006 में। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी सर, रह जाएगी। इसके साथ ही थोड़ी सी की बात करें, अपनी आकाशगंगा क्या नाम है? सर मंदाकिनी नाम है। अगर आपसे पूछ ले मंदाकिनी के अंदर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा, अगर मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा पूछ ले, क्या पूछ ले? सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा अगर आपसे पूछ ले तो उस तारे का नाम बताना। सीरियस, क्या बताओगे? सीरियस है भाई ये तारा, सीरियस। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दो तीन बातें बताई मैंने। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो गैलीली ने देखा। मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस है, जिसे डॉग स्टार का कहते हैं, ठीक है। सौरमंडल की खोज किसने की? निकोलस कोपरनिकस ने की थी। निकोलस कोपरनिकस के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है सूर्य तो स्थिर है, बाकी अन्य पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद क्लॉडियस टोल्मी ने सिद्धांत दिया पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा पृथ्वी तो स्थिर है, बाकी अन्य पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। केपलर ने सिद्धांत दिया, उन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी। सूर्य के नजदीक तारा कौन सा है, या अपन कहें हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो ध्यान रखना प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितना नजदीक है? ज्यादा भी पास में चिपका नहीं हुआ, वो है 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, अपने सौरमंडल से। ये बात आपको ध्यान रखनी। इतनी बात समझ में आ जाएगी क्या? जी सर आ गई हमारे, तो आ जाएगी क्या, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपने सूर्य भाई साहब के बारे में, सूरज भाई साहब के बारे में जानकारी लेते हैं। चलो जी, सूरज भाई साहब के बारे में पढ़ लेंगे। अब पहली चीज मैं यहाँ पे डालू सूर्य, क्या डालू मैं यहाँ पे? सूर्य, सन। पहली चीज तो क्या बताना है सर? ये एक तारा है, जी समझ में गई। दूसरी चीज पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी का क्या है? सबसे निकटतम तारा है। निकटतम तो होगा ही क्योंकि सौरमंडल में यही है कि नहीं? किसी भी ग्रह की बात कर लो अपने, तो बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण हो, सभी के निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य ही है, क्योंकि ये सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखनी है बात आपको? सबसे निकटतम तारा है, हाँ। पृथ्वी से कितना दूर है? तो पृथ्वी से इसकी दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। इतना दूर अपनी पृथ्वी से है ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? सर ये जो सूर्य है ना, ये उष्मा एवं प्रकाश का स्रोत है। उष्मा एवं किसका स्रोत है? प्रकाश का। जितने भी ग्रह हैं वो सभी इसके प्रकाश को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और इसके प्रकाश से वो चमकती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, इतने साल हो गए इसको चमकते हुए, क्या इसकी लाइट बुझी नहीं? इसका जो बल्ब है वो फ्यूज नहीं हुआ? तो इसके अंदर ऊर्जा उष्मा आती कहाँ से? इतनी रोशनी आती कहाँ से? तो इसके अंदर अपने हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है, वो है अपने 71%। उसके बाद हीलियम है इसमें। क्या है? हीलियम, हीलियम गैस है, वो हमारे है 26.5%। और कुछ अन्य गैसें भी है इसमें, क्या है? जैसे CO2 वगैरह, ठीक है, वो है इसमें 2.5%, ठीक है। ऐसे इसका क्या है? ये संगठन है अपने सूर्य का। हाइड्रोजन कितनी? 71%। हीलियम कितनी है? 26.5%। और अन्य गैसें 2.5%। ये संगठन है हमारे सूर्य का। अब क्या होता है, इसके अंदर एक अभिक्रिया चलती रहती है। कौन सी अभिक्रिया? अभिक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। कौन सी अभिक्रिया है? तो याद रखना, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया चलती रहती है। संलयन, इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन हीलियम मिलकर क्या करते रहते हैं? अभिक्रिया करते रहते हैं। और उस अभिक्रिया के अंदर इसके अंदर क्या होती है? उष्मा निकलती रहती है। रिएक्शन का जब रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में अपने हाइड्रोजन हीलियम क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे। उस रिएक्शन से अपने को क्या मिलता है? अपने ऊर्जा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश अपने मिलती रहती है।
अब ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। एक चीज आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले वायुमंडल में, जो अपना पृथ्वी का वायुमंडल है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है कि नहीं है ना नाइट्रोजन। और अगर आपसे पूछ ले अंतरिक्ष में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो फिर आपको बताना है हाइड्रोजन। बता दो ये चीजें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल की अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है क्या, नाइट्रोजन। और अगर आपसे अंतरिक्ष के वायुमंडल की पूछ ले तो आपको बताना है क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी। इसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सूर्य का प्रकाश, भाई अपने को पता है ग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं, सर सूर्य के प्रकाश से। अब सूर्य का प्रकाश अपन पृथ्वी के अंदर रहते तो पृथ्वी की बात करेंगे, और भी ग्रहों की बात करेंगे, बाद में करेंगे, पहले पृथ्वी की, है ना। पहली प्रायोरिटी किसको, पृथ्वी को। अब अपन ने दूरी देखी, पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। अब जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, इसका प्रकाश अपन कहते हैं 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। कुछ किताबें लिखती है इसको 8 मिनट और 16 सेकंड। ठीक है, दोनों सही है। अब आप कहोगे सर कैसे सही है, तो पृथ्वी के जो अपन कहें, एक बार इसको मैं साफ करूं, थोड़ी सी चीज बताता हूँ आपको ना, मैं चीज बताता हूँ, एक अच्छी वाली चीज बताता हूँ। हमारा जो सूर्य है वो केंद्र में स्थित है, जी सर है। ये हमारा सूर्य है, ये हमारे सूरज भाई साहब है। और ये जैसे मान लो पृथ्वी है, तो ये इसके चारों ओर यूं गोलाई में चक्कर नहीं लगाएगी, ये चक्कर लगाएगी इसके दीर्घ वृत्ताकार पथ में। कैसे, ये इस प्रकार से चक्कर लगाएगी। कहीं पे एक समय में ये सूर्य के बिल्कुल पास होगी, और एक समय में भी ये सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होगी। ठीक है, तो ऐसे दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या करती है हमारी पृथ्वी, सूर्य की, पृथ्वी के सभी ग्रह, ठीक है, ये ध्यान रखना, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर किस रूप में लगाते हैं, तो याद रखना दीर्घ वृत्ताकार पथ के रूप में। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ के रूप में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, सभी ग्रह लगाते हैं, एक ग्रह नहीं सभी ग्रह लगाते हैं। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। अब अपन थोड़ी सी सूर्य की जो कुछ लेयर्स है, कुछ परतें हैं, उन परतों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखना, ये हमारा सूर्य है, अब मैं बढ़ाता हूं, ये सूर्य की सबसे अंदर वाली परत है, सबसे अंदर वाली परत है। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद एक परत और आती है, ये इससे थोड़ी सी ऊपर वाली परत है, जो अपन डेली देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। उसके बाद में एक परत और आती है, हाँ ये वाली परत। ठीक है, ये परत जो कि अपन जब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है तब देखते हैं। और एक परत आती है ये वाली, जो कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे अपन देखते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, ये जो पहली वाली परत है इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। ठीक है, इसका टेम्परेचर होता है कितना, 1.5 करोड़ सेल्सियस, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। सबसे अंदर वाली परत होती है जहां पे अभिक्रिया होती है, ये नाभिक के संलयन वाली। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर की जो परत आती है, इस परत को बोलते हैं अपन प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, जो कि अपन सामान्य रूप से देखते हैं रोज। देखते नहीं देखते, देखते हैं सर। और इसका टेम्परेचर अगर पूछ लो आपसे तो आपको बताना है, इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्या है, टेम्परेचर है। उसके बाद में देखना, ये जो परत आती है ये वाली तीसरे नंबर की जो परत है, इस परत को बोलते हैं वर्णमंडल या फिर क्रोमोस्फियर। क्या बोलते हैं, वर्णमंडल या फिर क्रोमोस्फियर। इसका ध्यान रखना, जब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होगा, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होगा तब इसको देखते हैं। पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होने पर इसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर अगर मैं आपसे पूछ लूं तो इसका टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है 20,000 डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्या है, टेम्परेचर है, ये बात आपको ध्यान रखनी। और इसका रंग अगर मैं पूछ लूं, कलर, कलर इसका आता है लाल रंग। कौन सा रंग आता है, लाल रंग की दिखती है
पूर्ण रूप से जब सूर्य ग्रहण होता है तब। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखना जो अंतिम परत देखते हैं अपन, कौन सी परत देखते हैं, ये जो लास्ट वाली जो परत देख रहे हैं अपन, लास्ट वाली जो परत है, इस परत को बोलते हैं अपन कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना, या फिर सूर्य क्रीट। क्या बोलते हैं? सूर्य क्रीट बोलते हैं इस वाली परत को। और इसको अपन कब देखते हैं? सूर्य ग्रहण के टाइम पे अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। ये अपन ने सूर्य के अंदर की परतों के बारे में पढ़ लिया। सबसे अंदर वाली परत कौन सी की? कोर, जिसका टेम्परेचर, जहां पे अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन वाली, वहां पे होती है, और उसका टेम्परेचर होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, वहां का टेम्परेचर तापमान होता है। उसके बाद आता है अपना प्रकाश मंडल, जो कि अपन रोज देखते हैं, वो वर्ड सूर्य प्रकाश मंडल की वो उसकी परत है, सामान्य रूप से अपन देखते हैं, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद में आती है वर्णमंडल, जिसको बोलते हैं क्रोमोस्फियर। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फियर। वर्णमंडल पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है तब इसको अपन देख सकते हैं। उसके बाहर वाली जो लाइनिंग दिखती है सूर्य ग्रहण के टाइम पे, रेड कलर वाली, वो होती है वर्णमंडल, जिसका टेम्परेचर होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस। और जो बाहरी सबसे लास्ट वाली परत होती है उसको बोलते हैं कोरोना या फिर सूर्य क्रीट। ये भी अपने को सूर्य ग्रहण के टाइम पे देखने को मिलती है। ये मिलेगी पूर्ण रूप से जब सूर्य ग्रहण होगा उस टाइम, और ये देखते हैं अपन सूर्य ग्रहण के टाइम पे। ठीक है, ये अपने सूर्य की क्या हो गई, थोड़ी सी परतें हो गई। ये अपने सूर्य के थोड़ा सा क्या कर लिया, ऑपरेशन कर लिया, ऑपरेशन। ठीक है भाई, इतनी बातें हो गई क्या क्लियर? और आज तक, अभी तक, आज तक नहीं, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो सारा आया क्या समझ में? जी सर, आ गया समझ में। अब इतना समझ में आ गया तो अपन थोड़ा सा तारों के बारे में बात कर ले। किन के बारे में बात कर ले? तारे के बारे में। ठीक है, उनका निर्माण वगैरह देख लेते अपन। देखो इधर मेरी तरफ। हाँ, कोई तारा है, उसका निर्माण कैसे होता है, लास्ट में उसकी क्या स्थिति बनती है, वो देखना एक बार। ये क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन गैस का बादल है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? निहारिका। क्या बोलते हैं अपन? निहारिका कहते हैं इसको। ठीक है, निहारिका किससे बनती है? हाइड्रोजन व हीलियम का बादल। हीलियम का बादल। हाँ, अब जो निहारिका है, यहां से इसकी दो स्टेज शुरू होती है, दो स्टेप शुरू होती है, दो स्टेज। भाई तारा किस साइड में जाएगा, किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब उससे पहले थोड़ी सी बात ध्यान रखना। एक आपने आती है चंद्रशेखर लिमिट। क्या आती है? चंद्रशेखर सीमा, जिसे अपन कहें। सर ये क्या होती है? तो 1930 के अंदर भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी एक थे व्यक्ति, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने एक लिमिट दी थी, इन्होंने 1930 के अंदर एक लिमिट दी थी और कहा था कि अगर कोई भी तारा जिसका निर्माण हो रहा है, किसी भी तारे का अगर निर्माण हो रहा है और उसका सौर द्रव्यमान, क्या? सौर द्रव्यमान अगर 1.44 से अगर ज्यादा है तो उसका निर्माण, उसके अंत की प्रोसेस अलग रहेगी। और अगर किसी का द्रव्यमान 1.44 से कम है तो उसका अंत अलग तरीके से होगा। ठीक है, एक सीमा निश्चित कर दी, एक फिक्स सीमा कर दी। भाई किसी तारे का द्रव्यमान अगर 1.44 से कम है तो उसका अंत यानी कि उसकी मृत्यु, उसका नाश अलग तरीके से होगा। और अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा है तो उसका नाश या उसकी मृत्यु, उसका अंत अलग तरीके से होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने तारों को दो प्रकार से बांट दिया। अगर द्रव्यमान 1.44 से कम है तो नाश, उसका अंत अलग तरीके से होगा। अगर द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा है तो उसका अंत अलग तरीके से होगा। ठीक है, ये होती है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, किसने डिसाइड किया था? 1930 में भौतिक खगोल वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने 1930 में ये सीमा, ये लिमिट तय की थी। ठीक है, अब इसके अंदर इस प्रकार से अपन देखते हैं कि तारों का अंत किस प्रकार से होता है, उनका साइकिल चक्र किस प्रकार से चलता है, कहां से बनेंगे तो एक साथ ही, यानी कि अपन कहें ये तो इनका भ्रूण है। अब इसके बाद जब तारे का निर्माण शुरू होगा तो अपन देखते हैं किस तारे का, अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 से कम है तो वो किस प्रकार से रहेगा। यहां से उसका बनेगा वो लाल दानव में कन्वर्ट होगा।
इसके बाद लाल दानव के बाद ये सफेद वामन में कन्वर्ट होगा, सफेद वामन में कन्वर्ट होगा और इसका अंत हो जाएगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान कितना कम है 1.44, यानी कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान या कोई तारा निर्माण के समय चंद्रशेखर सीमा से कम है, चंद्रशेखर लिमिट से कम है, तो वो किस में बदलेगा, पहले लाल दानव में और उसके बाद सफेद वामन में कन्वर्ट होके इसका अंत हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी तारे का द्रव्यमान या कोई तारा चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट से क्या है, ज्यादा है, या उसका द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा है, तो वो क्या होगा, इसमें पहले तो होगा सुपरनोवा विस्फोट। क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। और इसके बाद ये दो प्रकार से बटेगा, या तो ये बनेगा न्यूट्रॉन तारे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन तारे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, या फिर ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, होल में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लिया तारे की स्थिति। अगर कोई तारा प्रारंभ में तो दोनों का निर्माण सेम सेम होगा, भाई निहारिका में होंगे, हीलियम और हाइड्रोजन के रूप में इनका निर्माण स्टार्ट होगा। मगर जब इनका निर्माण प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, निहारिका के बाद जब की स्थिति आती है, अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 से कम है तो वो पहले लाल दानव में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सफेद वामन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद इसका अंत हो जाएगा। अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा है तो पहले उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद या तो वो न्यूट्रॉन तारे में कन्वर्ट होगा, यानी कि उसका सारे का जो द्रव्यमान है वो एक जगह से खुट जाएगा, न्यूट्रॉन तारे में कन्वर्ट होगा, या फिर वो फैल जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल का रहस्य अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला, इसके अंदर से प्रकाश गति नहीं करता है, प्रकाश से इसके आर पार जा ही नहीं सकता और ब्लैक होल अपन देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये ब्लैक होल वाली स्थिति होती है। ये अपने तारे का क्या है, जीवन चक्र अपन इसको कह सकते हैं, इस प्रकार से उसकी स्थिति होती है। भाई अगर कम है तो लाल दानव सफेद वामन में कन्वर्ट होकर इसका अंत हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। अगर ज्यादा है सुपरनोवा विस्फोट होगा, उसके बाद या तो फिर ये न्यूट्रॉन तारे में जाएगा या फिर ये ब्लैक होल में जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी। कई बार क्या होता है, तारे के रंग के आधार पे, तारे के रंग और तापमान के आधार पे उसके क्या होता है, एज पूछी जाती है। भाई फलाने तारे का रंग ये है तो उसकी एज बताओ। ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से तो फिर भी पूछा नहीं पूछा वो बात अलग है, मगर वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन उस चीज को भी एक बार देख लेते हैं। तारे का रंग या तारे का ताप उसकी आयु का सूचक होता है। क्या होता है, आयु का सूचक होता है। जैसे अपन ने देखा ना, लाल दानव का रंग भी लाल ही होता है। ठीक है, देखो तारे का, कोई भी तारा है, तारे का रंग या फिर उसका ताप क्या होता है, उसकी आयु का क्या है, सूचक है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, अगर कोई तारा, अगर किसी भी तारे का रंग अगर नीला हो या फिर सफेद हो, नीला हो या फिर सफेद हो, तो वो तारा कैसा है, युवा है, अभी बालक है। ठीक है, अगर किसी भी तारे का रंग क्या हो, नारंगी हो, क्या हो, नारंगी हो, ऑरेंज हो, तो वो तारा क्या है, प्रौढ़ है। क्या है, प्रौढ़ है। उसके बाद अगर किसी तारे का रंग लाल हो तो वो क्या हो गया, बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तारे के रंग या ताप के आधार पे अपन उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। अगर कोई तारा सफेद या नीले रंग का है तो वो भी क्या है, युवा है, बालक है। अगर कोई तारा नारंगी रंग का है तो वो क्या है, भी प्रौढ़ है, किशोर अवस्था में जा रहा है, किशोर अवस्था पार कर चुका है। ठीक है, अगर लाल रंग का है तो वो क्या हो गया, वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया। इसके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में अपन ने क्या क्या पढ़ा सर, आज की कक्षा में हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, सौर मंडल के बारे में पढ़ा। सौर मंडल के बारे में भी पढ़ने पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा, है ना। हमने पढ़ा अपने जो सन, सूरज है, तारा है, उसके बारे में। फिर अपन तारों का निर्माण कैसे होता है, रंग के आधार पर उनकी आयु का पता कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये बातें पढ़ने की, हमारे आकाशगंगा के बारे में चीजें पढ़ी। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने जितने भी ग्रह बच गए उन ग्रहों के बारे में अपन जानने वाले मुख्य रूप से, और जो भी कोई बातें होंगी उन बातों की भी अपन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।
आज की कक्षा आपको कैसी लगी? जानकारी ये आपको पहले से पता थी या आज की कक्षा में पढ़ने के बाद आपको पता लगी? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आज इस कक्षा में अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्योंकि वो आप ही के लिए खोला गया है, आप ही के लिए स्टार्ट किया गया है ताकि आप उसमें अपनी समस्या डाल सकें और हम उसको पढ़ करके उस समस्या का समाधान कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को थोड़ा आगे ले चलने के लिए, ठीक है? तो इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।